नमस्कार दोस्तों, मैं आज अभी ड्यूटी में हुई हूँ और मैंने सोचा अगर फ्री टाइम मिला है तो क्यों ना एक वीडियो बना करके कुछ इन्फॉर्मेशन साझा कर दिया जाए। तो आज अभी हम अपने स्टेशन के दूसरे एंड में आए हुए थे जीडीआर करने के लिए। जीडीआर का मतलब होता है कि पूरा फॉर्मेशन जो आप ये देख रहे हैं, ये मालगाड़ी का पूरा बोगी या वैगन जो भी आप लोग कहते हैं अपने भाषा में, तो उसका पूरा चेक करना होता है। ब्रेक सिलेंडर, उसका ब्रेक अप्लाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ में डोर जो होता है जहाँ से माल को निकाला जाता है, सीमेंट या अन्य कोई भी गुड्स को, तो उसका डोर क्लोज होना होता है। तो इन सभी को चेक करके जब हम अपने स्टेशन की ओर जा रहे हैं, केबिन जहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठते हैं, तो मैं आज बात करूँगा कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं। एलपी का आज सुबह ही आंसर किया गया। आंसर के आने के बाद जो कट ऑफ का जो थोड़ा थोड़ा अनुभव है विद्यार्थी दोस्त लोगों का, तो उन लोगों के जो नंबर आ रहे हैं, अधिकांशतः के नंबर जो है, मार्क्स जो है, और मार्क्स वो 40 के करीब है और 50 के भीतर। घबराने की बात नहीं है। अगर आपका स्कोर 40 के करीब आ रहा है, 40 यानी कि 41-42, तो आपको मतलब CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाना है। ये नहीं कि पूरा तरीके से फाइनल आएगा, CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा तब उसके लिए आप प्रिपेयर करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी से ही प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाएं और बगैर देर किए आप CBT 2 का जो भी सिलेबस है उसको निहारिए, देखिए, समझिए और आप अपने काम में लग जाइए। और बची जो एग्ज़ाम है टेक्नीशियन का, तो अगर आपका मार्क्स जो है 40 से नीचे है तो आपका थोड़ा सा डर की संभावना है, जो रियलिटी है। पहले कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन एक अनुमान होता है ना, वो भी एक मतलब अनुभव से ही प्राप्त होता है कि क्या होने वाला है। तो अगर आप अच्छे तरीके से एलपी में स्कोर नहीं कर पाए हैं तो घबराने की बात नहीं है। बस खुद के स्ट्रेटजी को, खुद के जो विषय वस्तु है उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच होने हैं। अभी भी आज से अगर बात करें तो 14 से 15 दिन का टाइम है। जिसका भी एग्ज़ाम 19 दिसंबर को है उसमें भी अभी 14 दिन टाइम। तो अगर आप अभी भी अपने स्ट्रेटजी में सुधार करते हैं तो आप अभी भी अच्छे मार्क्स को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इस एग्ज़ाम में मात्र एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, वही फाइनल एग्ज़ाम है। इसी से आपका मेरिट भी बन जाएगा। तो अगर आपका तो कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग का तो आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। मैं फाइनली आपको बताऊंगा तो तीनों के बारे में, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की। लेकिन अगर मेरा मुख्य रूप से अगर ये वीडियो बनाने का रीज़न है तो वो है साइंस। क्योंकि साइंस से क्वेश्चन जो है 40 प्रश्न आने हैं और 40 प्रश्न छोटा नहीं होता, छोटा सेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नज़दीक पहुंचते हैं मेरिट के, नज़दीक पहुंचते हैं आप अपने जॉब के। तो आप अगर अभी भी अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो मैं एक छोटे भाई के होने के नाते मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप यूथ पब्लिकेशंस का साइंस मंगाइए और 9th और 10th NCERT का बुक लीजिए। और जैसे कि पहला चैप्टर है 10th का, ले लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको सही तरीके से पढ़िए और उसके बाद जो है उसका PYQ जो है यूथ पब्लिकेशन साइंस में रेलवे का, RRB का, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उसको लगाइए। आपको मात्र एक चैप्टर से यह आभास हो जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप
एनसीईआरटी को पढ़िए और इसके बाद एग्ज़ाम को दीजिए। उसी तरह आप क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु तथा अणु, ये दूसरा है, तो आप उसी तरह सेम उसका जांच कीजिए। पहले बुक का पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक का, उसके बाद उसी का PYQ है रिलेटेड जो उसका बुक में मिलेगा, आप उसको लगाइए। सेम एज आप 2-4 चैप्टर चेक कर लीजिए, आपको पूरा तरीके से एहसास हो जाएगा कि 95% से ज़्यादा प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सेम एज अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग की भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, तो सेम एज मैं यही बोलूँगा, अभी भी जितना समय है उसमें से आप टारगेट रखिए कि 100 मैथ्स रोज़ बनाना है और 100 रीजनिंग रोज़ बनाना है। उसमें से आप चेक कीजिए कि आपसे कौन से किस तरीके के सवाल नहीं बन पा रहे हैं, उसको टिक कीजिए और उस पर ही मेहनत कीजिए अंतिम दिनों में आप। हाँ, लेकिन PYQ पे ही ज़्यादा काम कीजिए। कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए फार्मूलाज के, को जो भी चैप्टर है, SI CI सिंप्लीफिकेशन, उसके जो महत्वपूर्ण सब फार्मूले हैं जो भूल जाते हैं हम लोग अक्सर एग्ज़ाम में जाते टाइम, तो उसको भी आप एक छोटा छोटा फॉर्मेट में बनाइए, हर एक चैप्टर का एक पेज में, और 10-12 पेज का एक फार्मूला बुक बना लीजिए मैथ्स का। और रीजनिंग का भी कुछ है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी होता है, और वो याद रखने से ही बनता है। आप कितना भी तेज हो, बिना फार्मूला के कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं। तो यही कहना था। अगर आपका नंबर जो है 40 के करीब है तो घबराने की संभावना ज़्यादा, मतलब डरने की कोशिश नहीं कीजिए, लगे रहिए। हम धीरे धीरे अब NTPC के बारे में भी क्लास डालने का सोच रहे हैं। अभी ड्यूटी के दौरान पढ़ाई करना, ऊपर से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, खुद के लिए भी पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और पहले मोबाइल भी उस तरह का नहीं था जिससे कि वीडियो रोज़ अपलोड किया जा सके और अच्छा बने कंटेंट। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को नमस्कार करूंगा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और मैंने जो बताया है ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप अपनाइए। आपका जो भी तैयारी है उसमें बूस्ट उस लेवल से होगा। कोई भी सर हो, मैं किसी सर के नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी बड़े लोग सर हैं, बड़े सर हैं, नाम जिसका बिकता है मार्केट में, उसमें कुछ वैसा भी नहीं है कि जितना वो मतलब अपने आप को दिखा रहा है या शो हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप रियलिटी में सोचिए कि भारत सरकार और राज्य सरकार का शिक्षा विभाग इतना तो पागल नहीं है ना कि वो सिलेबस में जो क्लास 9th-10th का बुक में जो लिखा है वो गलत लिखा है, उसी से अलग अलग पब्लिकेशन के बुक बनते हैं। तो क्यों ना हम रियल जो चीज़ है, मूल चीज़ है, उसी से पढ़ें। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप ज़रूर हमको सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और कल आपको ये भी बताऊँगा कि ALP का कट ऑफ जो है मूल रूप से सभी जैसे OBC, SC, ST और जनरल का क्या रहने की संभावना है। मेरे भी ग्रुप है कुछ, उसमें से बहुत सारे लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है। पूरा एनालिसिस करने के बाद बताऊँगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।